गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है तुल्यांकी भार या इसी को कहें इक्विवेलेंट वेट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म में अगर नॉर्मलिटी को समझना है तो उसके लिए तुल्यांकी भार बहुत ज़रूरी है। मैं आपको तुल्यांकी भार की ओल्ड डिफिनीशन से न्यू डिफिनीशन तक जो कुछ भी बताया गया उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी ओल्ड डिफिनीशन के अंतर्गत इसका अर्थ क्या है। तो ओल्ड डिफिनीशन कहती है भार के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, भार के अनुसार तुल्यांकी भार वह संख्या है जो हाइड्रोजन के 1, क्लोरीन के 35.5 और ऑक्सीजन के 8 भाग से संयोग करती है या जुड़ती है। यानी कि कोई कंपाउंड आप ले लीजिए, उस कंपाउंड में अगर आपको एक एटम का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आप ये देखिए कि उसका जो टोटल वेट है वो हाइड्रोजन के 1 भाग से कितना संयोग कर रहा है, क्लोरीन के 35.5 भाग से कितना संयोग कर रहा है और ऑक्सीजन के 8 भाग से कितना संयोग कर रहा है। ये भी देखा गया स्टूडेंट को, ये भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि इसका 1, इसका 35.5, लेकिन इसका 8 क्यों है भाई, 16 होता है तो 8 क्यों लिया? इसलिए 8 लिया क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 हो रही है तो इसके भार का जस्ट हाफ लिया गया है। आइए इसको डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इसको हम चेक करते हैं। सपोज कीजिए कि हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है अमोनिया में नाइट्रोजन का। ध्यान दीजिएगा, हमें इक्विवेलेंट वेट अमोनिया में नाइट्रोजन का निकालना है। तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक वेट है वो है 14 और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन जो है उसका टोटल वेट, 3 हाइड्रोजन का वेट जो आएगा वो 3 होगा। अब देखिए, ये देखिए कि ये 14 जो है इसके 3 भाग से संयोग कर रहा है, तो ये देखना है कि हाइड्रोजन का 1 भाग नाइट्रोजन के कितने भाग से संयोग कर रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 14 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 4.66 करके आएगा। तो इसको हम लोग 4.7 के अबाउट भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने ये चेक किया कि इसका जो वेट है उसका कितना पार्ट, उसका कितना भाग हाइड्रोजन के 1 भाग से संयोग करता है। तो यहाँ अमोनिया में हाइड्रोजन के 1 भाग से नाइट्रोजन का 4.66 ही पार्टिसिपेट कर रहा है, भाग ले रहा है। यानी यहाँ पे जो नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट है वो हो जाएगा 4.66। आइए और कंसीडर करते हैं। सपोज कीजिए कि हम कार्बन की बात करें, CH4, इसमें भी देख लेते हैं। हमें इसमें ये देखना, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं इसका एटॉमिक वेट है 12 ग्राम और ये कितना है, ये 4 है। तो हमें ये देखना है इसका 1 पार्ट इसके कितने भाग से संयोग कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 12/4 कितना आया, 3। यानी कि यहाँ जो कार्बन है इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आया, ये जो कार्बन है इसका इक्विवेलेंट वेट आया 3। चेक करते हैं, देखिए अभी हमने इसको हाइड्रोजन में चेक किया है, अभी क्लोरीन में चेक करेंगे और ऑक्सीजन में चेक करेंगे। ऑक्सीजन में भी देखते हैं यहाँ कितना आया, 3। अब हम इसको चेक करते हैं ऑक्सीजन के साथ, CO2। यहाँ देखिए इसका होगा 12 एटॉमिक वेट और इसका हो जाएगा 32। तो हमें ये चेक करना है कि कार्बन का एटॉमिक वेट जो 12 है ये ऑक्सीजन के 8 भाग से कितना सहयोग करेगा। मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको सिंपल वे में। इसको हाफ किया, इसको भी हाफ कर दिया। अब देखिए इसको अगर आप हाफ करेंगे तो ये कितना हो गया, 8। फिर देखिए वही चीज़ आई, इसका 8 भाग इसके 3 भाग से संयोग कर रहा है। वही तो बोला था डिफिनीशन में। ये देखिए कि ऑक्सीजन के 8 भाग से दूसरे परमाणु का कितना भाग संयोग कर रहा है, वही उस परमाणु का इक्विवेलेंट वेट होगा। तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के जो 8 भाग से संयोग कर रहा है वो है 3। यहाँ पर भी इक्विवेलेंट वेट 3 आया और यहाँ पर भी इक्विवेलेंट वेट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब हम इसको क्लोरीन के फॉर्म में चेक करते हैं। सपोज कीजिए हम बात करें CCl4,
फिर ध्यान दीजिएगा, इसका 12 पार्ट इसके 35.5 मल्टीप्लाई 4 से पार्टिसिपेट कर रहा है, भाग ले रहा है। तो क्या करेंगे, फिर हम अगर इसको देखें तो इसका केवल 3 भाग ही इसके 35.5 भाग से सहयोग कर रहा है। अगेन यहाँ पे जो कार्बन का इक्विवेलेंट वेट है वो कितना आया, 3 आया। तो ये जो इक्विवेलेंट वेट है ये बताता है कि ये इसके जो हमारे हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन है उसका कितना पार्ट दूसरे पार्ट से रिएक्ट करने के लिए एक्टिव है, कितना पार्ट उसके इक्विवेलेंट है, उसी को हम लोग इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। जितने भी कंपाउंड होते हैं वो या तो एसिड होगा या तो बेस होगा या फिर सॉल्ट होगा। तो देखते हैं उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। ये एक न्यू डिफिनीशन की तरह है, एक न्यू प्रोसेस है। इसको देखिए, सपोज कीजिए हम किसी एसिड का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो हम क्या करेंगे। साधारण रूप में सबसे कॉमन अगर आपको एसिड कोई दिख रहा है वो है HNO3। ध्यान दीजिएगा, इसके पूरे का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये जब डिसोसिएट होता है तो कितने पार्ट में टूट रहा है। ये H प्लस और NO3 माइनस के रूप में टूट रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो एसिड है इसमें केवल एक H प्लस है, इसमें केवल कितना H प्लस है, एक H प्लस है। तो इस एसिड की जो क्षारकता होगी, इस एसिड की जो क्षारकता होगी जिसे हम लोग बेसिसिटी कहते हैं वो होगी 1। अगर मैं बात करूं H2SO4 का तो H2SO4 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस में टूटता है। अगेन अगर आप देखें तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई, इसकी बेसिसिटी हो गई 2। तो आप किसी भी एसिड को देखिए उसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल जितने भी हाइड्रोजन विस्थापित होते हैं वो उसकी बेसिसिटी होती है। इसको हमने इसलिए बताया कि किसी अम्ल की अगर आपको तुल्यांकी भार निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसकी बेसिसिटी कितनी होगी। आइए बात करते हैं अम्ल का तुल्यांकी भार। इसकी देखिए, इसका एक फॉर्मूला है कि अम्ल का अणुभार अपॉन अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता, अम्ल का अणुभार डिवाइडेड बाय अम्ल की क्षारकता। तो यहाँ पे क्या है, देखिए अगर हम बात करें HNO3 की, अगर इस एसिड का इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है ये देखेंगे। यहाँ आप देखिए इसका मॉलिक्यूलर वेट 1 प्लस 14 प्लस 48, ये 63 के अबाउट आएगा। तो ये हो गया 63। क्षारकता एसिड की कितनी थी HNO3 में, एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 63 ही रहेगा। यानी जो HNO3 है उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 63 ही रहेगा। आइए दूसरे एसिड के बारे में बात करते हैं। दूसरा एसिड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 98 के अबाउट है। इसकी जो बेसिसिटी है बताया था 2 होगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 49। यानी H2SO4 की जो इक्विवेलेंट वेट है वो 49 के अबाउट आएगी। आप किसी भी कंपाउंड के लिए देखिए, जितने भी एसिड हैं उनमें
रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है, वही उसकी क्षारकता या वही उसकी बेसिसिटी होती है। तो किसी अम्ल का मॉलिक्यूलर वेट निकालिए और उसके बेसिसिटी से उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको अम्ल का तुल्यांकी भार पता चल जाएगा। आइए बात करते हैं क्षार के तुल्यांकी भार के। क्षार का तुल्यांकी भार, फिर वही चीज़ है क्षार। यहाँ पे देखें, सपोज करो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर जल में इसको डाल देंगे तो ये डिसोसिएट होकर Na+ और OH- में टूटेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ OH आयन कितने हैं? एक हैं। कितना OH है? एक है। यानी इसकी जो एसिडिटी है, एसिडिटी कितनी हुई? एक। इसकी अम्लता कितनी हुई? एक हुई। तो इसकी अम्लता यहाँ से नंबर ऑफ OH आयन जो किसी क्षार से अलग होते हैं वही उसकी अम्लता अथवा एसिडिटी कहलाती है। तो इसी प्रकार से अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी Ca++ और 2OH- में टूटता है। तो यहाँ पे OH- कितना है? 2 है। तो इसकी एसिडिटी कितनी हुई? एसिडिटी या इसकी अम्लता कितनी हो गई? 2 हो गई। इसकी अम्लता यहाँ पे 2 हो गई। तो अब क्या करेंगे, अगर हमें किसी क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो उसका जो फॉर्मूला है क्षार का अणुभार अपॉन अम्लता। अम्लता क्या होती है? वही नंबर ऑफ OH आयन। ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ बेस। नाउ अब आगे देखिए, हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका अगर आप मॉलिक्यूलर वेट देखें कितना है, ये है 23 + 16 + 1। तो यहाँ पे 16 and 17 3, 20 and 20 दिस इज 40। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आया 40। इसकी जो एसिडिटी थी 1 मिली थी। ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूलर वेट 40, इसकी जो अम्लता एसिडिटी है वो 1, इसलिए ये 40 ही 40 ही रहेगा। यानी जो NaOH है उसका इक्विवेलेंट वेट जो है वो 40 ही रहेगा। इसी तरह से अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट इसका तो 40 हो जाएगा और इसका 34, तो 74 हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हो गया 74 और एसिडिटी इसकी कितनी है? 2 है। इसकी जो अम्लता है 2, डिवाइड होकर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 3 और 7। तो यहाँ पे ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका जो इक्विवेलेंट वेट आया वो 37 आ रहा है। अब देखिए क्षार का भी हो गया, अम्ल का भी हो गया कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। आइए हम बात करते हैं कि किसी लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा। लवण सॉल्ट जिसमें ना तो H होता है ना तो OH होता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। यहाँ पे देखिए ये हम ले रहे हैं NaCl को और NaCl डिसोसिएट होकर Na+ और Cl- में टूटता है। इसको देखिए ये है 23 और ये 35.5, तो 35.5 एंड 23 दिस इज 5, 8 and 5 this is
58.5। यहाँ देखिए इसका मॉलिक्यूलर वेट 58.5 है। अगर हमें किसी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो जनरली यही देखिए कि इस सॉल्ट में पॉजिटिव चार्ज की वैलेंसी या उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर आपको किसी लवण का इक्विवेलेंट वेट निकालना है सॉल्ट का, तो उसके लिए क्या देखेंगे, सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्ट जो है इसका आप मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय पॉजिटिव एटम वैलेंसी। पॉजिटिव एटम वैलेंसी इसलिए बोल रहा हूँ, जनरली जो कैट आयन होगा उसी की वैलेंसी, जो पॉजिटिव होगा उसी की वैलेंसी। सपोज करो H होता तो H की वैलेंसी, या जितने भी पोटेशियम होता तो पोटेशियम की वैलेंसी जनरली 1 ही होगी। अगर मान लीजिए कैल्शियम होता तो Ca++ की वैलेंसी। सपोज कीजिए कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं तो इसके ऊपर 2+ चार्ज होता। तो सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन पॉजिटिव चार्ज की जो वैलेंसी है उससे हम निकालेंगे। तो ये कितना आया, 58.5, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज की वैलेंसी कितनी है, एक ही रहेगी, तो हो गया 1, इट मीन्स 58.5। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे जो सॉल्ट है इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आया, 58.5। आइए बात करते हैं KMnO4 के इक्विवेलेंट वेट की। देखिए किसी एसिड का किसी बेस का इक्विवेलेंट वेट तो निकाल लिया जाता है, एक पर्टिकुलर फार्मूला वगैरह सब कुछ आपको बताया गया है, लेकिन ये जो KMnO4 होता है इसका इक्विवेलेंट वेट थोड़ा सा अलग है। एसिड मीडियम में अलग होता है, बेसिक मीडियम में अलग होता है, और न्यूट्रल मीडियम में इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो अलग होता है। आइए उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं और ये भी देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है तो उसमें किस तरह से इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है। तो सबसे पहले एसिड मीडियम में देखिए क्या होता है, एसिड मीडियम। यहाँ देखिए क्या है, एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल ले रहा हूँ जो ट्राइटेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4। अब इसमें देखिए हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सबसे पहले तो K2SO4 मिलेगा प्लस 2MnSO4 मिलेगा प्लस 3H2O मिलेगा, और इसके साथ साथ हमें मिलेगा 5 नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। देखिए इस प्रकार की अभिक्रियाओं में, लगभग अभिक्रियाओं में जिसमें ऑक्सीजन नेसेंट मिलता है, बस ये समझ लीजिएगा उसमें उतने ही संख्या के, जैसे 5 ऑक्सीजन है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन का या तो उसको दिया गया है या तो लिया गया है। बस इतना समझिएगा, इसके आगे भी बताते हैं। अब यहाँ देखिए हमें यहाँ पे KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो सबसे पहले इसके ऑक्सीडेशन नंबर को अगर देखा जाए तो यहाँ पे +7 है और यहाँ कितना है, +2 है। तो यहाँ देखिए मैंने पहले ही कहा था ना कितने इलेक्ट्रॉन का आपको चेंजेस दिख रहा है, यहाँ +7 है वो +2 है। इसका अर्थ ये हुआ कि 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हुआ है, गेन हुआ है। यहाँ बोला था पहले कि 5 ऑक्सीजन अगर नेसेंट है तो समझ लेना कि 5 इलेक्ट्रॉन या तो लिया गया होगा या तो दिया गया होगा। अब आपको क्या करना है, किसी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, कभी कभी ये आयनिक फॉर्म में भी देता है, किसी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में सबसे पहले जिसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, और उसके बाद जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले KMnO4 जो है, इस यहाँ पर KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट देखिए क्या है। सबसे पहले तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ये डिवाइडेड बाय जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से डिवाइड कर देंगे।
तो जो KMnO4 है उसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो है 158 होता है। KMnO4 का ये जो मॉलिक्यूलर वेट है 158 है, डिवाइडेड बाय 5 इलेक्ट्रॉन, कितना आएगा? ये आपका आया 31.6। तो एसिड मीडियम में जो KMnO4 होता है उसका इक्विवेलेंट वेट सदैव 31.6 आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा। और इसी तरह से अगर इसको आयनिक फॉर्म में लिखते हैं, इसको आयनिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए इसको यहाँ पे K है ना, तो 2MnO4 सिंगल माइनस। यहाँ पे आयनिक फॉर्म में अगर मुझे लिखना होता तो यहाँ पे लिख देते Mn2+। ठीक है, बात तो वही रहती। इसी तरह से जो आयनिक रिएक्शन होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि इसका हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो जिसके बारे में दिया है उसका वेट निकाल लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स के चेंजेस आ रहे हैं, जो परिवर्तन आ रहा है उससे डिवाइड कीजिए। तो ये एसिड मीडियम में था। आइए बेसिक मीडियम में देखते हैं। बेसिक मीडियम में कैसे? बेसिक मीडियम तो यहाँ पे KMnO4 प्लस KOH। अब देखेंगे इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये 2K2 MnO4। देखिए पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है वो होता है KMnO4। ये पोटेशियम मैग्नेट है, दोनों का ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी यहाँ से समझें। उसके बाद देखिए 2K2 ये MnO4 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बच रहा है 2OH। तो सबसे पहले 2 हाइड्रोजन लीजिए और 1 ऑक्सीजन ले लीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक नेसेंट, एक नवजात ऑक्सीजन मिल रहा है। अच्छी तरह से आप जान गए होंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो 1 है। तो यहाँ देखिए +7 और यहाँ पे +6। अगर आपको एक तरीका बता दूं तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन -2 होता है, तो 4 × 2 -8, और में से 1 गया, 1 पॉजिटिव गया +7, और यहाँ पे -8 में से 2 पॉजिटिव गया +6। ये इसका तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, इसमें से एक ये भी है। तो आइए यहाँ देखते हैं। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आप यहाँ देखिए, नाउ दिस इज KMnO4 इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 158। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है हमेशा एक ही रहेगा, 158। 1 से डिवाइड कर दीजिए, ये 158 ही आएगा। तो ये बेसिक मीडियम में 158 ही रहता है। आइए हम लोग न्यूट्रल मीडियम में देखते हैं कि क्या होता है। न्यूट्रल मीडियम उदासीन माध्यम में क्या आएगा? देखिए उदासीन माध्यम क्या है? ऐसा लें जो जिसके अंदर ना तो एसिड की प्रॉपर्टी हो ना तो बेस की। H2SO4 लिया एसिड की प्रॉपर्टी, KOH लिया बेस की प्रॉपर्टी। ऐसा क्या है जिसमें ना तो एसिड की प्रॉपर्टी हो और ना ही बेस की प्रॉपर्टी हो, और वो है आपका नॉर्मल वाटर। यहाँ देखिए ये क्या बनेगा। सबसे पहले तो आप 2KOH निकाल दीजिए, प्लस यहाँ पे Mn है तो यहाँ पर MnO2 बनेगा, प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन 8 और 1 9। यहाँ पे कितना है 2MnO2, दिस इज 2 × 2 4 5 6, कितने बचे? 3 नेसेंट ऑक्सीजन आपको मिल गए। बाकी आप जानते ही हैं ये +7 और यहाँ पे +4। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इज चेंज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर? दिस इज 3 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर।
सेम चीज़ है। फिर यहाँ पे KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट बेसिक मीडियम में 158 डिवाइडेड बाई 3। ये 52.7 के समथिंग आएगा 6 करके। तो यहाँ पे 3 मीडियम में हमने आपको बताया कि KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या है। यह जो KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट है ये आपको इंटरमीडिएट में और यहाँ तक कि जितने भी प्रकार के कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें ये ज़रूर आता है।